उसको देख के उसी में हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा सिंह है और हम लोग चाणक्य स्टडी पॉइंट के 12th के छात्रा हैं। हमारे यहाँ अगस्त से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है, जिसका पहला और दूसरा टेस्ट हो चुका है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। तो आज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों। मेरा नाम तन्नू कुमारी है। मेरा नाम तन्नू कुमारी है। मेरा नाम खुशी दास है। आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तन्नू, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुतकोत्रा। सिंधु घाटी सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? लोहा। सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? मोहर। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? राखल दास बनर्जी। सही है। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा। सही है। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी? हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को एक साथ क्यों महसूस किया जाता था? तुमसे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक साथ महसूस इसलिए किया जाता था क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ है वो एक साल बाद एक साल हुआ है। क्योंकि हड़प्पा का खोज देखो हुआ 1921 में और मोहनजोदड़ो का हुआ है 1922 में। और इसका जो नगर योजना था ये सब भी सेम ही था, एकदम बराबर। और लगभग जो मूर्ति मिला है यहाँ से वो सब भी सेम कांसा का बना हुआ था। तो इससे हम हड़प्पा सभ्यता को एक साथ महसूस कर सकते हैं। और पिगट महोदय ने इसको जुड़वा राजधानी भी कहा है। तो इसको हम यह मान सकते हैं कि यह इसी कारण हड़प्पा सभ्यता को एक साथ महसूस किया जाता है। अच्छा, ये गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। इसके बारे में बताओ कैसे? देखो, पहले हमको तो ये समझना पड़ेगा गुप्त काल क्या। तो गुप्त काल गुप्त शासक का जो शासन काल रहा तो उसी का है गुप्त काल कहते हैं उसी को। और रहा उसके बाद स्वर्ण युग। तो स्वर्ण वो बहुमूल्य चीज है जिसको सब पसंद करते हैं और उसी में स्वर्ण युग। तो वैसा समाज, वैसा युग जिसमें लोगों की सामाजिक आर्थिक ये सारी स्थिति अच्छी थी, वहाँ कला साहित्य सब चीज अच्छा व्यवस्था था। तो इस तरह गुप्त काल को हम स्वर्ण युग कह सकते हैं क्योंकि वहाँ के समुद्रगुप्त दिग्विजय थे, वे उन्होंने पूरे भारत को जीता था और उनको कला एवं साहित्य में रोचक थी, दृष्टि अच्छी थी। और उसके बाद फिर रहा ये विक्रमादित्य, ये अपने दरबार में 9 रत्न रखते थे। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि वो लेखन में ज्यादा ध्यान देते थे। तो इसी कारण इसे स्वर्ण युग कहा जा सकता है। चलो खुशी, तुम बताओ कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? पहले तो जानना होगा कलिंग युद्ध क्या था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध का प्रभाव अशोक पर बहुत ही गहरा पड़ा था क्योंकि इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बने थे और 1 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इस विनाशकारी स्थिति को देखकर अशोक ने सदैव के लिए युद्ध का मार्ग छोड़कर धर्म विजय का मार्ग अपना लिया था। उसने बौद्ध धर्म से दीक्षा ले ली और उसके बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में जुट गया था। चलो तुम बताओ पुरातत्व क्या है? पुरातत्व का अर्थ होता है पुराना तत्व। अगर किसी प्राचीन जगह की खुदाई होती है और उससे हमें जो भी सामान मिलता है उसे पुरातत्व कहते हैं। अर्थात पुरातत्व वह विज्ञान है जिससे हमें प्राचीन जीवन का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवनचर्या का पता चलता है। पुरातत्व के आधार पर ही हम किसी सभ्यता का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा तो संभव नहीं है। और खुशी, ये बताओ कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता है ये सड़क व्यवस्था। यहाँ की एक मुख्य सड़क होती थी जिसका लंबाई 9.15 मीटर था। इसे राजपथ कहा है पुराविदों ने। और इसके अन्य सड़कें 2.75 से 2.75 से 3.66 मीटर तक थी।
ये जाल पद्धति पर नगर नियोजन होने के कारण इसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस स्थिति को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है। यहाँ की सड़कें की मुख्य विशेषता थी, यहाँ की सड़कें समतल और चौड़ी होती थी। यहाँ की गली भी खुली एवं चौड़ी होती थी। और तुम बताओ कि यहाँ की जल निकास प्रणाली कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ की जल निकास प्रणाली यहाँ की बहुत मतलब अच्छा व्यवस्था था। यहाँ के प्रत्येक भवन में स्नान घर और कुएं होते थे और ये सब का पानी ना मतलब भवन के गलियों से निकल के गली के नालियों में मिलते थे और गली का नालियों का ना सड़क के दोनों और मुख्य नालियों से जोड़ा जाता था, जिससे यहाँ की मतलब ये व्यवस्था जल निकास व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी हड़प्पा सभ्यता में। और मुख्य नालियों को क्या चीज से ढका गया था? ये तो मुझे नहीं पता था। शिलालेख और पत्थरों से ढका गया था। और दो गो ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं तुमसे। अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के। और अशोक धर्म की शुरुआत क्यों किए थे? और वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हेतु। कलिंग युद्ध के पश्चात बाद में वो अशोक का ये किए थे। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन। तनु तुम बताओ तुम। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। और अर्थशास्त्र से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। और खुशी तुम बताओ, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा विशाल महाजनपद कौन था? ठीक, हो गया। तन्नु, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? कार्बन 14 विधि को तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि का खोज अमेरिका का विख्यात पीएफ लीवी ने 1946 ईस्वी में किया था। इस विधि के अनुसार किसी भी जीव में कार्बन 14 और कार्बन 12 समान मात्रा में होती है और वही विनाशकारी जीव में ले लो तो उसमें कार्बन 12 स्थिर रहता है और कार्बन 14 जो होता है लगातार क्षय होने लगता है। और जिस पदार्थ में कार्बन 14 जितना अधिक क्षय होगा वह पदार्थ उतना ही कम प्राचीन होगा और जिस पदार्थ में कार्बन 14 कम क्षय होगा और वह पदार्थ उतना ही अधिक प्राचीन होगा। अर्ध कार्बन का आयु 55 68 प्लस माइनस 30 वर्ष का होता है। हाँ हो गया। पूजा, तुमसे मेरा सवाल है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या नया सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य का। सही है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। सही है। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजातशत्रु ने। सही है। जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? हर्यक वंश। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? रुद्रदमन ने। हाँ, सही है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयी ने किस नदी के संगम पर की? सोन, गंगा, पुनपुन सभी नदी के संगम पे। सही है। समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों का परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? स्कंदगुप्त को। हाँ, सही है। और खुशी तुम बताओ अब। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब प्राप्त हुए? 1922। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। और हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? काशी युग। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा धातु। हाँ, तुम्हारा सारा सही है। अब तन्नु तुम बताओ, कालीबंगा स्थित है कहाँ? राजस्थान में। हाँ, सही है। और हड़प्पा की वस्तुओं की खुदाई की थी सर्वप्रथम किसने? हड़प्पा का चार्ल्स मेसन ने। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम किए थे। दयाराम साहनी ने किस नगर की खोज की? दयाराम साहनी हड़प्पा नगर की। ठीक है, तुम्हारा ये भी सही है। हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मुहरें पाई गई थी, ये बनी होती थी खड़ी पत्थरों की। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे मातृ देवी की। हाँ, मातृ देवी की पूजा नहीं करते थे, ये प्राकृतिक की पूजा करते थे। ये मातृ सत्तात्मक थी नगर, इसमें स्त्रियों का महत्व अत्यधिक था। और तुम बताओ तन्नु कि हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया था?
मतलब अब वो चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने 1826 में। हाँ। हड़प्पा सभ्यता में अबतल चक्की के किस पुरातत्व ने खोज किया था? ये तो मुझे नहीं पता। अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके, सही बोली। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक। अशोक ने। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से मिली थी? कालीगंगा से। कालीगंगा से। विक्रमादित्य की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय हाँ, को मिला था। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय को। और मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन है? मगध साम्राज्य के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार। और मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। राजगिरी। हाँ, हाँ, उदयन ने इसे 14वीं शताब्दी में बनाया था, पाटलिपुत्र को राजधानी। पहले प्राचीन थी इसकी राजगिरी। 4वीं शताब्दी में बनाया। हाँ, 4वीं शताब्दी में। और किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वां शिलालेख में। हो गया। और तुम पूछो। अच्छा पूजा, तुम बताओ राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक है कल्हण। अर्थशास्त्र और इंडिका से हमें किस वंश की विषय की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। और भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? गुप्त काल। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक मौर्य वंश का। और धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? अशोक ने। और कनिष्क की राज्य ग्रहण किस वर्ष हुई? कनिष्क के 78 ईसा। हाँ, और विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगंतुक निकाय से हमें कितने महाजनपदों की जानकारी मिलती है? 16 महाजनपद। और ये पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? उदयन ने। और चीनी यात्री फाहियान किस शासक काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक काल में। वान भट्ट की रचना कादम्बरी में किसके शासनकाल का वर्णन मिलता है? हर्षवर्धन का। और तनु छोटी से पूछ। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ है? मगध का प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र। नहीं, राजगिरी। राजगिरी। हाँ। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? पाटलिपुत्र। और मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? चंद्रगुप्त। सेल्यूकस। हाँ, सेल्यूकस। और उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों से किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? खरोष्टी। सही है। और कौटिल्य किसके मंत्री थे? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का। और मगध साम्राज्य के स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य का स्थापना बिंबिसार। और चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल नहीं पता। 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। 98। बोलो। अगर आप लोग को हम लोग का ये वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।